नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का फिर एक बार चर्चा एग्जिट पोल्स पर। लगातार मेरे प्यारे साथियों, जैसा कि आप सभी लगातार पिछले 12 घंटे से अपडेट्स सुन रहे हैं कि 5 जगह हुए चुनाव में, जहां 4 राज्य और एक यूनियन टेरिटरी थी, वहां पर बीजेपी पश्चिम बंगाल में बढ़त बनती हुई एग्जिट पोल्स में दिखाई देती है। आसाम में क्लियर मैंडेट आता हुआ दिख रहा है। वहीं केंद्र शासित राज्य पांडिचेरी के अंदर एनडीए बढ़त बनाता हुआ दिख रहा है। केरल में कांग्रेस का गठबंधन, तो वहीं तमिलनाडु में जो एग्जिस्टिंग सरकार है वही वापस रिपीट करती हुई दिखाई दे रही है। इन सभी पर एक चर्चा, लेकिन इन सभी चर्चाओं में सबसे ऊपर की चर्चा आसाम के ऊपर करते हुए निकलेंगे, क्योंकि इस बार आसाम भारत का पूर्वोत्तर राज्य अपने वर्तमान मुख्यमंत्री के कारण काफी सुर्खियों में रहा। एग्जिट पोल में जहां उन्हें स्पष्ट मैंडेट मिलता दिख रहा है, उसके बावजूद उनका जो रवैया था, उनका जो व्यक्तित्व था, उसने काफी सुर्खी बटोरी। चाहे पत्रकारों को सीधा लताड़ देना हो, चाहे कांग्रेस को इस तरह से धमकाना हो जैसे कि बंगाल का असर आसाम तक पहुंच गया हो। आज के सत्र में इस विषय पर थोड़ा डिटेल चर्चा करने के लिए हमारे साथ 2 वरिष्ठ पत्रकार उपस्थित हैं, सेफोलॉजिस्ट उपस्थित हैं। एक हैं हमारे साथ अजीत द्विवेदी जी, सर नमस्कार। और आप हैं सज्जन कुमार जी, आपका भी नमस्कार। सर, हम आते हैं मुद्दे के ऊपर और चर्चा सीधा आसाम से। आसाम के बारे में क्या ख्याल है? जो सवाल है कि आसाम में बिशप शर्मा का इस तरह का प्रतिक्रिया क्यों था? क्या पार्टी अंदर से ये सर्वे कराकर नहीं बताती कि भैया तुम जीत रहे हो तो इस तरह का रवैया मत बनाओ, या यही रवैया था जो उन्हें जिता रहा था? थोड़ा समझाइए ना। देखिए, ये बड़ी हैरान करने वाली बात थी। इस रवैये के बावजूद जीत रहे थे वो। इस रवैये की जरूरत बिल्कुल नहीं थी उनको। वो अपने दूसरे कारणों से भारतीय जनता पार्टी असम में चुनाव जीत रही थी, और उसमें 2 मुख्य कारण थे भारतीय जनता पार्टी के वहां से चुनाव जीतने के। एक तो जो पिछले 10 साल का काम है, खासतौर से 5 साल का काम, आप गुवाहाटी में बहुत काम हुआ है, असम के और इलाकों में भी बहुत काम हुआ है वहाँ, और जो वेलफेयर की स्कीम्स हैं वो भी चल रही थी और काम हुआ। जैसे अभी आप देखिए गुवाहाटी का जो नया एयरपोर्ट बना है, आप उस एयरपोर्ट को देखिए, कई लोग उसकी तस्वीरें शेयर किए तो लोग कहने लगे कि दुनिया के किस देश का है, और यूरोप का है, अमेरिका का। इस तरह का एयरपोर्ट उन्होंने डेवलप किया वहाँ, हिमंत बिस्वा शर्मा के टाइम हुआ ये। तो काम भी बहुत हुआ है। पहला कारण तो ये था। और दूसरा कारण ये था कि 2023 में जो परिसीमन हुआ है वहाँ, उस परिसीमन के जरिए मुस्लिम बहुल सीटों की संख्या इतनी कम कर दी गई है कि भारतीय जनता पार्टी की इलेक्टोरल चुनौती समाप्त हो गई है। एक समय था, उसकी सीमा आप बताएंगे हमको सज्जन जी की कितनी सीटें थी? हम लोग मानते थे, कई एक एस्टिमेट था कि 39 सीटें ऐसी थी जहां मुस्लिम डिसाइड करता था कि कौन जीतेगा। कुछ लोगों का कहना है कि 50-52 सीटें ऐसी थी जहां मुस्लिम डिसाइड करेगा। परिसीमन के जरिए जो उसका ज्योग्राफिकल जो चेंज हुआ, डेमोग्राफिक चेंज हुआ, उसमें यह हुआ कि जैसे 3 कॉन्स्टिट्यूंसी, हम थोड़ा उसको समझा दें बारीकी से, 4 कॉन्स्टिट्यूंसी है। 4 कॉन्स्टिट्यूंसी में 50-50 हज़ार मुस्लिम वोट है। आपने उसमें से ऐसा किया कि 40-40 हज़ार वोट निकाल करके आपने एक ही कॉन्स्टिट्यूंसी में शिफ्ट कर दिया। उस एक कॉन्स्टिट्यूंसी में तो 2 लाख मुसलमान हो गया, लेकिन बाकी 3 कॉन्स्टिट्यूंसी में उसकी जो डिसाइसिव हैसियत थी वो समाप्त हो गई। अब वहां हिंदू वोट मेजोरिटी में है, हिंदू वोट डिसाइड करेगा कौन जीतेगा। अब एक कॉन्स्टिट्यूंसी जहां 2 लाख मुसलमान वोट है, वो आप 1.5 लाख वोट से कांग्रेस जीत जाए, या बदरुद्दीन अजमल 1.5 लाख वोट से जीत जाए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और ये आपको प्रत्यक्ष रूप से दिखाई देगा कि इस चुनाव में आप देखिएगा, अभी जो सर्वे आ रहे हैं उसमें कोई सर्वे कांग्रेस और बीजेपी के वोट में 2%, 3%, 4% से ज्यादा का अंतर नहीं दिखा रहा है। लेकिन सीटें कांग्रेस का अलायंस 29 और वो 100 के करीब, 27-28 इनका, 26, मतलब 126 सीटें हैं तो 26-27 इनका और 99-100 उनका। ये अंतर इसलिए आ रहा है क्योंकि वोट परसेंटेज में इतना कम अंतर है, इसके बावजूद सीटों में अंतर इसलिए आ रहा है क्योंकि मुस्लिम वोट एक सर्टेन इलाके में वो संख्या हो गई 20-22 सीटों की, वो सारी सीटें जीत जाइए आप। हेमंत बिस्वा शर्मा ने कहा कि हम तो 102 ही 4 सीट लड़के खुश हैं, 22 सीट तो आप ले जाओ, आप जीत ही जाओ, लेकिन इस 101-2 में सब हम जीतेंगे, आपके लिए कोई गुंजाइश नहीं। क्या सर, आपको ऐसा नहीं लगता कि इस तरह से जो परिसीमन किया, जो आप बता रहे हैं परिसीमन की वजह से ऐसा निकल कर आया, क्या यही एक ऐसा कारण नहीं बना संसद के अंदर, जब महिला आरक्षण के बाद जनगणना के आंकड़ों के बिना 2011 के आंकड़ों से परिसीमन करके जो सांसदों की संख्या बढ़ाने के पीछे का अपोजिशन का विरोध था? एग्जैक्टली, ये सबसे बड़ा कारण है। महिला आरक्षण में अब किसी को आपत्ति नहीं है। अब असम और जम्मू कश्मीर, ये 2 एग्जाम्पल हम लोग हमेशा देते हैं। अभी जम्मू कश्मीर में परिसीमन हुआ और 7 सीटें बढ़ाई गई टोटल। लद्दाख अलग किया गया, करगिल अलग हुआ, उनकी सीटें हटा दें तो 7 सीटें बढ़ाई गई। जम्मू, अभी जो मौजूदा जम्मू कश्मीर है, 1 सीट घाटी में बढ़ी और 6 सीटें जम्मू रीजन में बढ़ी। जो जम्मू रीजन में 6 सीटें बढ़ी, उसमें से 5 बीजेपी जीती है। तो ये एक फैक्ट, ये जो भय है अपोजिशन में कि परिसीमन होगा तो इसी तरह से परिसीमन होगा कि जो कास्ट का कॉम्बिनेशन है, कहीं जहां
मान लीजिए कि झारखंड में आदिवासी वोट से हेमंत सोरेन जीत रहे हैं, तो इस तरह से करो, उस तरह से, जिसको जेरिमेंडरिंग हम कह रहे हैं, कि ऐसा कर दो कि उनका मैं परिसीमन पर एक छोटी सी टिप्पणी कर देता हूं। भारतीय संविधान की यह व्यवस्था है कि जब जनगणना की जाती है तो यह देखा जाता है कि किस संसदीय क्षेत्र में या किस विधानसभा क्षेत्र के अंदर कितने मतदाता एक विधायक या सांसद चुनेंगे। जनगणना में तय होता है कि जनसंख्या बढ़ रही है तो तय किया जाता है कि इतने लोगों के लिए इतना सांसद ठीक रहेगा या इस सांसद को इतनी जनता चुनकर भेजेगी। इसके लिए चुनाव आयोग की मदद से एक परिसीमन आयोग बनाया जाता है और वो परिसीमन आयोग तय करता है कि इस संसदीय क्षेत्र को बढ़ा दीजिए, इसको घटा दीजिए। और ये एक प्रकार से कहा जाता है जुडिशियल रिव्यू से परे की चीज है। कहा जाता है कि जो परिसीमन आयोग ने कह दिया वो मान ही लिया जाता है, क्योंकि जब तक चुनाव आयोग के इस नतीजे पर कोर्ट फैसला लेगी तब तक चुनाव डिले हो जाएगा। तो न्यायिक समीक्षा से परे परिसीमन चलता है। और जब इस बार महिला आरक्षण के संबंध में सदन के अंदर सांसदों की संख्या बढ़ाने की बात हो रही थी, तब यही परिसीमन अपोजिशन के सबसे बड़े भय का कारण था कि आप सत्ता का दुरुपयोग करेंगे और दुरुपयोग करके परिसीमन पक्ष में ले जाएंगे। आज आसाम में जो जीत दिख रही है वो आसाम की जीत कहीं पूरे भारत के अंदर एक तरफा ना हो जाए कि मेरी पसंद के इन लोगों को मैं लूंगा, इनको नहीं लूंगा। एम आई राइट सर? ठीक है। तो सर अब आप बताइए कि हेमंत बिश्व शर्मा के व्यक्तित्व पर टिप्पणी करना चाहूंगा, मैं आपसे करवाना चाहूंगा। चुनाव से पहले तो उचित नहीं था, लेकिन अब बताइए कि क्या था ये कारण कि वो किस बात से इतना बौखलाए हुए दिख रहे थे? क्या उनको बीजेपी हटाने के बारे में प्लानिंग कर रही है क्या? नहीं, देखिए उसका 2-3 कारण है कि जब वो बीजेपी में आए तो कांग्रेस से आए और कांग्रेस से एक पृष्ठभूमि में आए कि जब तक वो नहीं आए थे तब तक उनके ऊपर बीजेपी काफ़ी आक्रामक थी। दूसरा, जब तरुण गोगोई सीएम थे भी 15 साल, तो वर्चुअली सेकेंड पर्सन जो हर चीज़ को मैनेज कर रहे थे वो हेमंत बिश्व शर्मा थे। आए वहाँ पे कौन? एक तो कांग्रेस से हेमंत बिश्व शर्मा आए, दूसरे असम गण परिषद आसू वाले बैकग्राउंड से सर्बानंद सोनोवाल आए। सोनोवाल जो है इंडिजिनस ये थे, एंटी अहोम भी, एक जैसे एंटी यादव एंटी मराठा होता है, वहाँ पे एंटी अहोम भी चला कि हर किसी को लगता था कि 3 बार के सीएम कौन है? अहोम है, एक जाति जो असम के अपने आप को रूलिंग भी ये मानते हैं। उससे पहले कांग्रेस के 10 साल कौन थे? हितेश्वर सैकिया, 2 टर्म, वो भी अहोम थे। उसके अलावा आप तमाम अखिल गोगोई, लोरेंगो, ये सब अहोम एक जाति से आते हैं जो अपर ब्रह्मपुत्रा वैली, जो अब जैसे ही गुवाहाटी से आगे जाएं तो साउथ बैंक में आप चले जाएं, जोरहाट से लेके तिनसुकिया तक, और ऊपर चले जाएं तेजपुर से लेके धेमाजी वगैरह तक। कहा जाता है हिमालय की बेल्ट वाले। बिल्कुल बिल्कुल, जो अरुणाचल की तरफ, हाँ अपर ब्रह्मपुत्र, हाँ अपर असम जो है। लोअर जो आता है वो गुवाहाटी से नीचे कूच बिहार तक जो बॉर्डर है उसको कहते हैं, कि जिसमें आपका ग्वालपारा, धुबरी, कोकराझार, ये सब एरिया आता है। और फिर असम की बनावट यह है कि ये तो ब्रह्मपुत्रा वैली है, अपर और लोअर, और उसके बाद बीच में कार्बी आंगलोंग, दिमा हसाओ है जो हिल एरिया है, और नीचे बराक वैली है जिसमें आपको सिलचर, हैलाकांडी और करीमगंज, जो मुस्लिम ठीक ठाक संख्या में है, करीमगंज और हैलाकांडी में मेजॉरिटी है, सिलचर में थोड़े कम है। ये बराक वैली है जहाँ पे बंगाली हिंदू ज्यादा है। सिलेट जो एक डिस्ट्रिक्ट हुआ करता था जो बंगाली स्पीकिंग, वो उसका पार्ट था। 3/4 चला गया पार्टीशन के समय पाकिस्तान, अब बांग्लादेश में 1/4 रह गया। ये बनावट है। अब यहाँ पे आप देखिए कि मुख्यमंत्री इतने उत्तेजना में या बौखलाए हुए क्यों थे? उसका एक कारण तो ये है कि इस चुनाव में एक अपोजिशन की तरफ से कंसर्टेड कैंपेन चला। वो कैंपेन चला कि सर्बानंद सोनोवाल ट्राइबल लीडर थे, उनकी जगह 21 में इनको बनाया गया। तो लोगों ने इनकी पृष्ठभूमि को उजागर करना शुरू किया कि भाई ये बीजेपी को कौन जेपी बना रहे हैं? कांग्रेस जनता पार्टी। जैसे ही चुनाव आया, असम प्रदेश के अध्यक्ष भूपेन बोरा जो है, जैसे ही गौरव गोगोई को बनाया गया, भूपेन बोरा जो है कांग्रेस छोड़ के बीजेपी में आ गए। चुनाव से कुछ समय पहले प्रद्युत बोरदोलई, जिनकी छवि जो है करप्शन के मैटर पे काफ़ी वो है, संदिग्ध है लोग कहते हैं, उनको आपने ले लिया जो कि एमपी थे। तो ये बात आने लगी कि जो ओरिजिनल बीजेपी के हैं, जो संघ के बैकग्राउंड के लोग हैं, वो हो रहे हैं। तो एक तो इंटरनल वो था। दूसरा कैंपेन ये भी चला कि जिस तरह का डेवलपमेंट तो हो रहा है, लेकिन उस डेवलपमेंट में जो स्टेक होल्डर हैं, वो बड़ी बड़ी कंपनियां, वो सब बिग कॉर्पोरेट मॉडल आ रहा है, जिसके बहुत लोग पक्षधर भी है, बहुत नहीं है, लेकिन उसमें होता है कि हमारा स्टेक क्या है, वो चार्जेस लगे। करप्शन के चार्जेस भी लोगों ने उजागर करने शुरू किए। तो एक ये कारण है कि उसमें लोगों ने इनके ऊपर जो अटैक किया, इन सारी चीज़ों को लेकर वो बौखलाहट थी। लेकिन उसकी बजाय ये भी बात था कि नैरेटिव क्या होना चाहिए था। देखिए, एक जेन्युइन उन्हें जो क्रेडिट नहीं मिला,
अपर असम गौरव गोगोई जोरहाट सीट जीते थे, उसके बाद से ये माना जा रहा था कि अपर असम में मुस्लिम कम है और जो है भी वो खिलौंजिया मुस्लिम, जो एसमिस मूल के मुस्लिम है, जो ज्यादा मियाँ मुस्लिम, जो बंगाली स्पीकिंग नहीं है, जो लोअर असम में या बराक वैली में है, वहां माना जा रहा था कि अहोम वोट और बाकी जो एक एंटी इनकम्बेंसी और लोगों का एक फ्रस्ट्रेशन है वो काम करेगा। जुबिन गर्ग बहुत बड़े वहाँ के सिंगर रहे, सिंगापुर में उनकी मौत हो गई और उसके पीछे तमाम कॉन्स्पिरेसी थियरी चला कि बहुत पॉपुलर थे, अपनी पार्टी बनाने वाले थे, ये सब कॉन्स्पिरेसी थियरी और चुनाव में ये चलता है। ये चीजें कांग्रेस और तमाम ऐसे भी स्वतः तरीके से युवाओं में चल रहा था। तो ये उम्मीद थी कि यूडीएफ डिस्क्रेडिट हो गई है, 11 लाख के करीब वोट से बदरुद्दीन अजमल हारे, तो मुस्लिम वोट कंसोलिडेट हो गया है। तो आपने अलायंस नहीं किया कि मुस्लिम वोट तो आ रहा है लोअर और बराक वैली में, लोअर ब्रह्मपुत्र। तो आपको था कि अपर में जो है एक जो डिस्कंटेंट युवाओं में है कि भाई डेवलपमेंट हो रहा है, लेकिन ये डेवलपमेंट कॉर्पोरेट लेड डेवलपमेंट है, हमारा स्टेक नहीं है। लेकिन कुछ चीजें हो रही थी वहां पे। 75% एसमी जो है किसी न किसी वेलफेयर स्कीम से लाभान्वित है। 40 लाख महिलाओं को अरुणोदय स्कीम के तहत 9,000 रुपए उनके अकाउंट में दिए गए। ये भी कुछ नहीं है। जितने शारीरिक रूप से सक्षम नहीं है, जो पर्सन विद डिसेबिलिटीज हैं, उनको भी इस स्कीम का फायदा मिला। लेकिन सबसे बड़ी बात, अपर ब्रह्मपुत्र वैली से क्यों नहीं, इनका सीट कांग्रेस का जहां बढ़ना चाहिए था क्यों नहीं बढ़ा, वहां पे सबसे बड़ी डेमोग्राफी जो है वो चाय बागान के मजदूरों की है, जिन्हें असम में टी ट्राइब कहते हैं। एक पृष्ठभूमि दे दूं, अंग्रेजों ने जो इंडेंजर्ड लेबर भेजा, जो श्रमिक, कुछ को तो गन्ने की खेती के लिए ट्रिनिडाड, मॉरिशस, सूरीनाम, इन सब जगह भेजा, कुछ को कमर्शियल कैश क्रॉप में दार्जिलिंग, और एक उन्हें आज के झारखंड से, आज के छत्तीसगढ़, आज के उड़ीसा से उठा के उन्हें स्थापित कर दिया वहां के ब्रह्मपुत्रा प्लेन में। टी गार्डन्स बने, टी विलेजेस बने, उन्हें 150 साल पहले वहां रखा गया, ना तो किसी से मिलने दिया जाता था, एक वीकली हाट लगता था, और उन्हें लेबर क्वार्टर हेरिडिटरी अलॉट होता था। पहली बार 3.5 लाख टी ट्राइब्स के परिवारों को मालिकाना हक दिया गया। ये एक हिस्टोरिक स्टेप है। देखिए वो भी होना चाहिए। तो मीडिया क्या कर रहा है, जो निगेटिव पॉइंट है, पॉलिटिशियन तो ग्रे कैरेक्टर में होता है ना, तो आपने ब्लैक पे फोकस किया, व्हाइट पे नहीं किया। एक यंग 45-46 साल का लड़का है जो जीत के आया है, असम चाय मजदूर संघ का वो जनरल सेक्रेटरी, वो विधायक बनता है डुमडुमा तिनसुकिया से, टी ट्राइब से आता है, उसने इनिशिएटिव लिया। और आप देखिए ये जो 2016 के पहले तक कांग्रेस का वोट बैंक था, वो पूरा चाय बागान जो है असम में उसकी आबादी 20% की है। अपर ब्रह्मपुत्र वैली में लगभग 1/3 है, वो बल्क वोटर है। तो आप यहाँ पे आ रहे हैं बिल्कुल एक आइडियोलॉजिकल नैरेटिव के साथ, करप्शन के नैरेटिव के साथ। यहाँ पे चीफ मिनिस्टर पूरी तरीके से वेलफेयर सेंट्रिक स्कीम में जा रहे हैं। उस पे चर्चा कम हुई, हम लोगों ने भी कम किया। हेमंत बिश्वा शर्मा के कलरफुल जो बैकग्राउंड है कांग्रेस का, वहां पे लोग कहते हैं कि सूटकेस पॉलिटिक्स चल रही है, बीजेपी कौन जेपी बन रही है, करप्शन के चार्जेस लग रहे हैं। ये कारण है कि एक लीडर जो जानता है चुनाव जीत रहे हैं, लेकिन फिर भी वो मीडिया नैरेटिव को जब देखता है। इसको ऐसा कहा जा सकता है कि उन्हें पता था मैंने काम बहुत कर लिया, कोई काम की तो चर्चा कर लो, उठा के और मुद्दे लेकर आ रहे हो, कुछ ऐसा था वो उन्होंने किया उस तरह से। मुझे आपसे एक पॉइंट और जानना है, मैं बीच में ऐड करूंगा सर, क्योंकि मैं अभी थोड़ी देर पहले जब आपसे चर्चा कर रहा था, आपने सीएए का बहुत अच्छा मुद्दा उठाया था। आसाम में सीएए, केंद्र का सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट, और आसाम में उसकी भूमिका, आसाम से केंद्र सरकार का यह सोचना कि अगर अब एग्जीक्यूट कर दिया तो फिर स्थितियां बदल जाएंगी, उस विषय पर प्रकाश डालते हुए आसाम के रिजल्ट पर आप टिप्पणी करिए। देखिए अभी जैसे उसको रोक दिया गया था 2019 में 21 के चुनाव की वजह से, जब 2023 में परिसीमन हो गया तो फिर वो एक खतरा खत्म हो गया कि अब तो एक मुसलमान वोट हमने हटा करके कॉन्स्टिट्यूंसी को इस तरह से आइसोलेट कर दिया है और अपने हक में ऐसे कॉन्स्टिट्यूंसी डेवलप कर ली है कि वहाँ ये सब चीज़ें अब नहीं चलेंगी। इसके बावजूद इस पूरे चुनाव में पश्चिम बंगाल में इसमें थोड़ी सी टिप्पणी सीए पर और कर दी सीए पर ही कर रहे हैं, जिसमें कि हम लोग पश्चिम बंगाल में, सॉरी बंगाल से बांग्लादेश से आए हुए हिंदुओं को नागरिकता देने के बारे में ये बात उन्होंने कही कि पड़ोसी जितने भी देश हैं वहां से धार्मिक आधार पर उत्पीड़न से जो आएगा, हिंदू, सिख, जैन, बौद्ध, तो जो भी गैर मुस्लिम प्रताड़ित होकर के आएगा पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान, इन देशों से, उसको भारत सरकार नागरिकता देगी, भारत की नागरिकता देगी। ये सीए कानून था। तो ये आसाम में भी आना था? आसाम में भी, पूरे देश में ही आना था, तो आसाम में तो आना ही था। आसाम में विरोध क्यों था फिर? विरोध असम में इसलिए था कि वो अहोम
अहोम जो आबादी है जिसकी अभी हम लोग चर्चा कर रहे थे, कितना परसेंट है वो लगभग? बड़ी आबादी है अहोम की वहाँ, और अपर असम तो पूरा लगभग अहोम है। और एक उन लोगों ने राज किया है, लचित बारफुकन, हम लोग वहाँ के जो सबसे बड़े नायक हैं वो अहोम हैं, और अहोम ही मुख्यमंत्री होते रहे थे, अपर असम से ही मुख्यमंत्री होते रहे थे। ये प्रफुल्ल कुमार महंत हो या हितेश्वर सैकिया हो या यहाँ तक कि ये लोग सर्बानंद सोनोवाल, ये सब अपर असम के ही थे। ये पहली बार हेमंत बिस्वा शर्मा को लेकर के एक नैरेटिव भी चला था, क्योंकि लोअर असम बांग्लादेश के टच में बिल्कुल उसके ज्यादा टच में है, तो वहाँ घुसपैठ भी है, मियाँ मुसलमान जिसको कहते हैं वो ज्यादा है। तो वो जो अहोम है, असमिया भाषी हिंदू है, उसको उसने एक नैरेटिव बनाया और उसी में ये दो नेता निकले, अखिल गोगोई और लुरिनजोत गोगोई। असम जातीयता परिषद एक पार्टी बनी, रायजोर दल एक पार्टी बनी, और इन लोगों ने बड़ा लंबा आंदोलन किया सीएए के खिलाफ। उसी में अखिल गोगोई नेता बने और विधायक भी हुए अखिल गोगोई। तो ये एक आंदोलन चला कि जो अहोम आबादी है वो अल्पसंख्यक हो जाएगी, यहाँ बांग्ला बोलने वाले लोग यहाँ ज्यादा हो जाएंगे, बहुसंख्यक हो जाएंगे, क्योंकि बांग्लादेश से जो आया है हिंदू भी आया, जिस हिंदू को आप देंगे सीएए के तहत नागरिकता देंगे वो तो बांग्ला भाषी हुआ ना। तो ये होगा कि भाषाई आधार पर एक राज्य है, ये भाषा वाला राज्य है, लिंग्विस्टिक आइडेंटिटी का राज्य है, उसकी वही आइडेंटिटी खत्म हो जाएगी। यहाँ बांग्ला बोलने वाले लोग हो जाएंगे और दूसरे गैर बांग्ला और गैर अहोम भाषी भी बहुत हैं असम में, जिनके खिलाफ आंदोलन चला। पूरा जो इथनिक आंदोलन था ना, जो बंगाल असम तो इथनिक आंदोलन वाला देश है, उल्फा इसीलिए था, बाहर के लोगों पर जो अटैक हुए वो जो बिहार के लोगों के लिए, मारवाड़ी लोगों पर ये सब अटैक था, तो भाषा के आधार पर ही था ना, आइडेंटिटी, इथनिक आइडेंटिटी के आधार पर था, बंगाली हिंदुओं पर अटैक हुए। तो ये इसलिए कि बांग्ला भाषी हो, गैर बांग्ला भाषी हो, हिंदी बोलने वाला हो, वो ना यहाँ उसका वर्चस्व न बने, इसलिए अहोम इसका विरोध कर रहे थे सीएए का। उनको लग रहा था कि इससे बांग्ला भाषी बढ़ जाएंगे और ऑलरेडी हिंदी बोलने वाले काफी हो गए हैं, तो हम अल्पसंख्यक हो जाएंगे। तो बीजेपी को एक समझ में बात आ गई कि अगर 21 में इसको लागू करते हैं तो अभी बहुत नेसेंट स्टेज में 5 साल राज किया, अभी हम लोग की स्थिति ऐसी नहीं बनी है कि हम लोग उसको काउंटर कर पाएंगे। तो ऐसा ना हो कि बांग्लादेश पश्चिम बंगाल जीतने जाए और असम भी गंवा दें, तो हम लोगों ने रोक दिया इसको, इसके रूल को नोटिफाई नहीं किया। अभी रूल नोटिफाई हो गया, किसी एक नागरिकता देने की शुरुआत हो गई। इसके बावजूद 10 बार आपको इंसिडेंट मिल जाएगा। पश्चिम बंगाल में प्रधानमंत्री ने, अमित शाह ने, सबने कहा कि हम सीएए के तहत नागरिकता देंगे। असम में ये बात एक बार नहीं कही गई है। अभी भी कहीं ना कहीं ये आशंका है कि इसका निगेटिव इंपैक्ट हो सकता है। तो असम में नहीं कहा जाता था कि हम सीएए के तहत नागरिकता देंगे, बंगाल में कहा जाता था कि सीएए के तहत नागरिकता देंगे। तो ये खतरा अभी भी था, हालांकि वो खतरा न्यूट्रलाइज हो गया था। एक तो उसकी वजह से, परिसीमन की वजह से, एक जो विकास के काम हुए जिनकी अभी चर्चा की, जो टी बगान वाली चर्चा है, और उसमें एक चर्चा जो है वो हम लोग उसकी नहीं करते हैं, जो बोडोलैंड की है। बोडोलैंड का एक बड़ा इलाका है जिसमें बीजेपी ने इतने होशियारी से अपना कार्ड प्ले किया। आप देखिए, 2 ही प्लेयर हैं वहाँ, प्रमोद बोड़ो और हग्रामा मोहिलारी। पहले हग्रामा मोहिलारी के साथ बीजेपी ने तालमेल कर लिया, फिर हग्रामा मोहिलारी हार गए, बोडोलैंड के इलाके में बीटीसी का चुनाव भी हार गए, यूपीपीएल जो प्रमोद बोड़ो की पार्टी है वो जीत गई, तो बीजेपी ने प्रमोद बोड़ो से तालमेल कर लिया, यूपीपीएल से, और हग्रामा मोहिलारी चले गए कांग्रेस के अलायंस में पिछली बार। अब फिर वापस अभी जो बीटीसी का चुनाव हुआ, बोडोलैंड ट्राइबल काउंसिल का, ऑटोनोमस काउंसिल का, तो उसमें हग्रामा मोहिलारी जीत गए, तो बीजेपी ने फिर उनसे तालमेल कर लिया। लेकिन अब इस बार यूपीपीएल को छोड़ा नहीं प्रमोद बोड़ो को, प्रमोद बोड़ो को जो है राज्यसभा भेज दिया भारतीय जनता पार्टी ने वहां से, और ये ऐसा उपाय कर दिया कि बराक वैली की जो 15 सीटें हैं उसमें या तो बीपीएफ जीते या यूपीपीएल जीते, बीजेपी जीते, मतलब वहां कांग्रेस नहीं जीत पाए। तो बीपीएफ भी सभी सीटों पर लड़ी, यूपीपीएल भी सभी सीटों पर लड़ी। ये इतना माइक्रो मैनेजमेंट है बराक उस पूरे बोडोलैंड का, बीटीसी का मतलब बोडोलैंड ट्राइबल, उसका जो बीपीएफ पार्टी है ना, बोडोलैंड पीपुल्स फ्रंट जो हग्रामा मोहिलारी की पार्टी है, और यूपीपीएल जो प्रमोद बोड़ो की पार्टी है, दोनों लड़े सब सीटों पर। बीजेपी ने यह किया कि अगर यही दोनों लड़ेंगे तो लड़ाई इन्हीं दोनों में होगी, जो जीतेगा हमारे साथ आएगा, कांग्रेस नहीं जीत पाएगी, अगर एक रहेगा तो कांग्रेस आ सकती है। इस लेवल का माइक्रो मैनेजमेंट था। इसके बावजूद आपने देखा हेमंत बिस्वा शर्मा अपना किए जा रहे, चूंकि एक व्यक्ति का स्वभाव भी होता है, वो नेशनल फिगर भी बन चुके हैं, काफी चर्चाओं वो बाहर के, असम के बाहर के लोगों को एड्रेस कर रहे थे, तो इस चक्कर में वहां से वो मामला इसलिए ज्यादा उठ करके आया।